आगरा में ब्रिटिश युवती के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने आरोपी होटल मालिक के दामाद सचिन चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। वहीं गिरफ्तार सचिन चौहान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। आपको बता दें कि आगरा के थाना रकाबगंज स्थित होटल में देर रात ब्रिटिश युवती के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया, जिसके बाद इस युवती ने अपनी आत्मरक्षा में होटल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। इसके चलते युवती के पैर में चोट आई है। इससे पहले भी इस होटल का नाम इस तरह की घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन अपनी ऊंची रसूख के चलते हर बार होटल मालिक ऐसे मामलों में साफ बच जाता था। कानपुर में ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। ईटीवी ने कानपुर में दूध में मिलावट का खुलासा किया था, जिस पर जिला प्रशासन हरकत में आया और मंगलवार को 7 टीमें बनाकर विभिन्न खोया मंडियों में छापेमारी की। इस छापेमारी की कार्रवाई में ईटीवी की टीम भी साथ में रही। छापा मारने पहुंची पुलिस की टीम को देखकर वहां भगदड़ मच गई और नकली खोया बेचने वाले भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ाया और 3 नकली खोया बेचने वालों को पकड़ भी लिया। पकड़े गए मावे को नाले में फेंककर नष्ट कर दिया गया है। वाराणसी पुलिस अब ऑनलाइन हो गई है। पुलिस ने युवाओं से संवाद स्थापित करने और उनकी शिकायतों के लिए फेसबुक पर अपनी आमद दर्ज करा दी है। इसके लिए पुलिस ने बाकायदा फेसबुक पर एक अकाउंट खोला है। दिलचस्प बात यह है कि मंगलवार तक ही तकरीबन 3000 लोग इससे जुड़ गए हैं। पुलिस का मानना है कि फेसबुक पर आसानी से लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। साथ ही लोग इसके जरिए गोपनीय सूचनाएं भी दे सकेंगे। लखनऊ पुलिस के सब इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह पर बेटी पैदा होने के चलते पत्नी को छोड़ने का आरोप लगा है। पत्नी मीनाक्षी का कहना है कि जब से उनको बेटी पैदा हुई है तब से उनके पति और ससुराल पक्ष का रवैया बदल गया। इतना ही नहीं, बेटी होने से नाराज पति ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि मीनाक्षी के पिता का कहना है कि जयशंकर सिंह ने दूसरी लड़की के चलते उनकी बेटी को छोड़ दिया है। वहीं अपनी बेटी को हक दिलाने के लिए मीनाक्षी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने 8000 रुपए महीना देने का आदेश दिया है। वहीं पेशी पर नहीं आने के कारण जयशंकर सिंह के खिलाफ NBW भी जारी हुआ है। इलाहाबाद में एक बीवी ही अपने पति की कातिल बन गई। बीवी ने शादी के महज 1 साल बाद पति का कत्ल भी करवाया, तो पहली एनिवर्सरी के दिन। शादी के ठीक 1 साल बाद इस दिन बेवफा पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी को पति की सुपारी दी थी। इस जानलेवा हमले में घायल IIIT के छात्र अनुपम ने आखिरकार 12 दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला बीती 23 फरवरी का है। पुलिस ने आरोपी बीवी मानसी और उसके प्रेमी के बीच हुई बातचीत के आधार पर मामले का खुलासा किया, तो अनुपम के घर वाले भी हैरत में पड़ गए। पुलिस ने फिलहाल मानसी को जेल भेज दिया है और प्रेमी की तलाश में जुट गई है। गोरखपुर के कैंट इंस्पेक्टर के मोबाइल पर कैंट थाने को बम से उड़ाने का SMS के जरिए मिली धमकी से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कैंट थाने पर SP सिटी के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और पूरे कैंट परिसर को खंगाला। साथ ही बाहर खड़ी लावारिस गाड़ियों की भी विशेष चेकिंग की गई, लेकिन फिलहाल कोई 3 दिनों के अवकाश के बाद मंगलवार को शुरू हुआ विधानसभा का सत्र एक बार फिर हंगामेदार रहा। सत्र शुरू होते ही सिडकुल जमीन बिक्री में कथित घोटाले को लेकर भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया। भाजपा विधायकों के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। सत्र के दोबारा शुरू होने पर भी भाजपा विधायकों का शोर शराबा जारी रहा। इसी बीच सरकार द्वारा सदन में भाटी आयोग की रिपोर्ट पेश हुई, जिस पर भाजपा विधायकों ने और तेज हंगामा शुरू किया। हंगामे के बीच ही सदन में कुछ विधेयक पास कर दिए गए, लेकिन शोर शराबा जारी होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। प्रदेश का वार्षिक बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार की वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश सदन में बुधवार को शाम 4 बजे तक बजट पेश करेंगी। सरकार इस बार का बजट भी कर रहित पेश करने जा रही है, यानी कोई नया कर जनता पर नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन इस बार का बजट कुछ हद तक घाटे का बजट भी हो सकता है। साथ ही राज्य पर कर्ज के बोझ भी बढ़ सकते हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार के बजट पर इसका असर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि महंगाई को लेकर पहले ही केंद्र की UPA सरकार जनता के निशाने पर है। सूबे में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला लिया।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी 31 नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक करवाने के आदेश दिए हैं। उत्तरकाशी के 2 सभासदों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष और जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता, सरकार और चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद ये निर्णय दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार ही चुनाव करवाएंगे। ये चुनाव 2001 की जनगणना के आधार पर ही होंगे। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है। बीजेपी की माने तो वो निकाय चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके साथ ही भाटी आयोग को लेकर भाजपा ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि रिपोर्ट का सदन में पेश करने का कोई औचित्य नहीं था और विधानसभा अध्यक्ष को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने साफ कहा कि बीजेपी भाटी आयोग की रिपोर्ट पर सीधी CID जांच कराने को भी तैयार है। अगस्त 2013 में जनपद चमोली के नोटी क्षेत्र से होमकुंड तक आयोजित होने वाली एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा श्री नंदा राजजात यात्रा के प्रचार में अब भारत संचार निगम भी आ गया है। BSNL ने नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा गाए गए नंदा राजजात के 4 गीतों को कॉलर ट्यून बनाकर उपभोक्ताओं के सामने पेश किया है, जिसमें कि मां नंदा की इस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में जानकारी भी दी गई है। 560098 के जरिए मां नंदा के इन गीतों को उपभोक्ता द्वारा सुना जा सकता है। देश की 30 NITओं में से एक श्रीनगर गढ़वाल के निकट सुमाड़ी में प्रस्तावित उत्तराखंड की एकमात्र NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को अब आगे संचालित करना मुश्किल हो गया है। इस साल संस्थान में 300 नए छात्रों के प्रवेश होने हैं, जिनके रहने के लिए NIT में कोई व्यवस्था है ही नहीं। ऐसे में NIT के स्थायी परिसर की स्थापना न होने के कारण अब छात्रों के भविष्य पर भी संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। वर्तमान में श्रीनगर गढ़वाल स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक भवन में अस्थायी रूप से चल रहे NIT में मात्र 6 क्लासरूम में हो रही पढ़ाई और साल दर साल बढ़ती छात्र संख्या के साथ स्थायी परिसर न होने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होना तय है। आज जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Omi Mobile, Mobile for Me। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बना एंटी रेप बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया। मंगलवार को लोकसभा में इस बिल को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पेश किया, जिस पर सदन में बहस, वोटिंग और संशोधनों के बाद इसे पास कर दिया गया। इस बिल में पीड़िता की मौत के मामलों में गुनाहगार को उम्र कैद या फिर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही एसिड से हमले, घूरने, पीछा करने के मामलों में सजा का प्रावधान है। इस बिल पर करीब 6 घंटों की बहस हुई। विपक्ष और यूपीए के सहयोगी दल एनसीपी के सभी संशोधन प्रस्ताव गिर गए। एनसीपी के संशोधन में एसिड हमले के साजिशकर्ता को उम्र कैद देने की मांग थी। अब एंटी रेप बिल को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी समेत करीब सभी दल सहमत हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को यूपीए की महत्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने की तैयारी है। इस योजना के तहत देश के 67% आबादी को सस्ते दर पर अनाज मिलेगा। खाद्य सुरक्षा के तहत प्रति व्यक्ति को हर एक महीने 5 किलो सस्ता अनाज देने की योजना है, जिसमें चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और ज्वार बाजरा 1 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा। योजना के लिए 62 मिलियन टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि उनके मंत्रालय ने इस योजना के तहत जो भी सिफारिशें की थी उसे मान लिया गया है और सरकार संभवतः शुक्रवार को संसद में इस विधेयक को लेकर आएगी।
संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव के मुद्दे पर डीएमके की समर्थन वापसी के बाद सरकार सख्ते में है। सरकार ने डीएमके को संतुष्ट करने के लिए अपनी राजनीतिक कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने श्रीलंका में तमिलों के विस्थापन और अत्याचार के मुद्दे पर संसद में एक प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। संसद में प्रस्ताव आने के बाद सरकार को उम्मीद है कि डीएमके अपनी समर्थन वापसी के फैसले पर विचार कर सकता है। सरकार श्रीलंका में तमिलों के मसले पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रही है, जो जल्दी ही संसद के पटल पर रखा जाएगा। सरकार ने प्रस्ताव लाने का फैसला कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक के बाद लिया। श्रीलंका में तमिलों के मानवाधिकार के मुद्दे पर मंगलवार को डीएमके ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचार और दोहरे मापदंड के मुद्दे पर डीएमके का रुख साफ है कि सरकार को संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ मतदान करना चाहिए। डीएमके ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ मतदान करने को कहा था, लेकिन सरकार ने श्रीलंकाई तमिल के मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार करने से मना कर दिया। इसके बाद डीएमके ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। डीएमके का ये भी कहना है कि वो यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन नहीं देगी। इधर सरकार डीएमके की समर्थन वापसी के बाद कांग्रेस को पूरी तरह स्थिर बता रही है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बताया कि सरकार डीएमके के मांगों पर विचार कर रही है। चिदम्बरम ने डीएमके के दोबारा सरकार में वापसी की उम्मीद जताई और दावा किया कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। उधर श्रीलंका में रह रहे तमिलों की समस्याओं समेत अनेक मुद्दों पर मंगलवार को संसद के दोनों ही सदनों में भारी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा पड़ी। इस मसले पर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार है। इधर डीएमके के समर्थन वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विपक्ष ने यूपीए की सरकार को जुगाड़ की सरकार करार दे दिया और कहा कि इससे देश का भला नहीं होने वाला। साथ ही बीजेपी उपाध्यक्ष नकवी ने ये भी ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने भी केंद्र सरकार पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के भीतर कोई लोक लाज नहीं बची है। वेंकैया नायडू ने आरोप लगाया कि जब सदन बजट पर बहस कर रहा था, उस वक्त देश के वित्त मंत्री सदन में मौजूद रहने के बजाय चेन्नई में करुणानिधि को मनाने में जुटे हुए थे। वेंकैया ने आरोप लगाया कि इस सरकार पर न तो लोगों का विश्वास है, न ही उनके सहयोगी दलों का। बीजेपी ने केंद्र की यूपीए सरकार को देश पर बोझ बताया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इटली के प्रति सख्त रुख का परिचय दिया है। सोनिया ने साफ कर दिया कि इटली को 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी अपने दोनों नाविकों की वापसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से किया गया वादा निभाना चाहिए। साथ ही संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंकाई तमिलों के हितों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और श्रीलंका पर अत्याचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एनडीए के शासनकाल में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन में हुई अनियमितता के मामले में दिल्ली की अदालत ने भारतीय सेलुलर लिमिटेड के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, एसआर ग्रुप के प्रमोटर रवि रुइया समेत 5 लोगों को समन जारी किया है। मित्तल और रुइया के अलावा कोर्ट ने असीम घोष, जो उस वक्त हचिसन मैक्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे, और पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष को समन जारी किए हैं। इन लोगों को आरोपी की तहत ही समन जारी किए गए हैं। 11 अप्रैल तक कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा गया है। उम्मीदों के मुताबिक आरबीआई ने मंगलवार को लघुकालिक ब्याज दर में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई ने आर्थिक विकास और निवेश को गति देने के लिए रेपो दर में 1/4% की कटौती कर दी है। साथ ही आरबीआई ने चेतावनी जारी की है कि ब्याज दरों में आगे और कटौती करने से खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में इजाफा होगा और चालू खाते का घाटा बढ़ जाएगा। आरबीआई ने कहा कि अकेले ब्याज दरों में कटौती से निवेश नहीं बढ़ेगा। श्रीनगर में 13 मार्च को हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए 5 सीआरपीएफ जवानों के मामले की गुत्थी जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुलझा ली है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक एजी मीर ने बताया कि सीआरपीएफ जवानों पर हमले के दौरान मारे गए 2 आतंकियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि एक आतंकी का नाम सैफ है, जो दायरा गाजी खान का निवासी है, जबकि दूसरे का नाम हैदर है, जो मुल्तान पाकिस्तान का रहने वाला है। मीर ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकी सहित 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब बीजेपी विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर सामाजिक कल्याण मंत्री सकीना इत्तू के साथ उलझ गए और नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। दरअसल हंगामा उस वक्त शुरू हुआ
जब जुगल किशोर जम्मू में फ्लाईओवर निर्माण में हो रही देरी को लेकर योजना मंत्री के जवाबों से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। उसी वक्त इस मुद्दे पर प्रदेश के सामाजिक कल्याण मंत्री ने कुछ टिप्पणी की जो बीजेपी विधायक को खल गई। उसके बाद वो सीधे मंत्री सकीना इट्टू की तरफ तेजी से बढ़े और उनके साथ उलझ पड़े। बाद में रमन भल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और अन्य विधायकों ने स्थिति को संभाला। इस घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जुगल किशोर को निलंबित कर दिया और मार्शल ने उन्हें जबरदस्ती सदन से बाहर किया। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ही देश खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों से मिलकर लड़ने पर सहमति जताई गई। दोनों देशों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, लघु उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक सेवा क्षेत्र और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं। मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि दोनों देश आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तुतीकोरिन समुद्र तटीय इलाके से गिरफ्तार किए गए 5 श्रीलंकाई मछुआरों को स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब ये 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सुरक्षा बलों ने इन्हें 17 मार्च को भारतीय समुद्री इलाके में कब्जे में लिया था। मछुआरों ने बताया कि तेज हवा के चलते ये भारतीय सीमा में आ गए। भारतीय सीमा की उन्हें तनिक भी जानकारी नहीं थी। इराक की राजधानी बगदाद में शिया बाहुल्य इलाके में मंगलवार को हुए सीरियल बम धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर हुए कार बम धमाकों में मुख्य रूप से छोटे छोटे रेस्टोरेंटों, बस अड्डों और दैनिक कामगारों को निशाना बनाया गया है। इस घटना की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इस तरह के बम धमाकों की गिरफ्त में इराक उस वक्त आया जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। तब पिछले 10 साल से यहाँ आए दिन बम धमाके हो रहे हैं। चीन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए 5 सूत्रीय फॉर्मूला सुझाया है। सीमा विवाद को काफी जटिल मुद्दा मानते हुए चीनी राष्ट्रपति ने इसे सुलझाए जाने तक दोनों देशों को सीमा पर शांति और स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने वाले शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंध को बेहतर बनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने अगले सप्ताह ब्रिक्स देशों की बैठक से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की प्रबल इच्छा जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का इजराइल, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और जॉर्डन की 3 दिवसीय यात्रा का दौरा शुरू हो गया है। 2009 में राष्ट्रपति बनने के बाद इस क्षेत्र में ओबामा की ये पहली यात्रा होगी। जब यात्रा की घोषणा हुई उस वक्त इससे काफी उम्मीदें थीं, मगर उनके एक बयान से ये उम्मीदें खत्म सी होती दिख रही हैं। एक इजरायली टीवी पर ओबामा ने कहा कि उनके पास कोई ठोस शांति योजना नहीं है और वो सिर्फ दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। ओबामा के इस बयान से लोगों को लगने लगा है कि इस यात्रा से कुछ ठोस नतीजे की उम्मीद करना ठीक नहीं है। वित्तीय संकट से जूझ रहे साइप्रस को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिल रहे राहत पैकेज ने एक नई समस्या पैदा कर दी है। सेविंग अकाउंट से 10% धनराशि ग्रहण किए जाने का मसला लोगों को हजम नहीं हो रहा है। सेविंग अकाउंट उपभोक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध को देखते हुए मंगलवार को भी बैंक और एटीएम सेवा बंद रही।
सरकार इस मसले पर गुरुवार को किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर रही है। हालांकि सरकार इस कोशिश में जुटी हुई है देश को दिवालिया होने से बचाया जाए और लोगों को नुकसान भी न हो। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को 14 अप्रैल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। एक सर्वे कंपनी के सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि निकोलस को उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हेनरिक कैप्रिलेस के मुकाबले कहीं ज्यादा वोट मिलेंगे। सर्वे में निकोलस को 49% से ज्यादा वोट मिलने और हेनरिक को 34% से कुछ ज्यादा वोट मिलने की संभावना जताई गई है। निकोलस ह्यूगो चावेज के निधन के बाद 8 मार्च को कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। प्रकृति से दोस्ती ही जीवन का आधार है। जापान सरकार ने सुनामी से प्रभावित 190 किलोमीटर समुद्र तटीय इलाके में चेरी का 20,000 पेड़ लगाने की योजना की शुरुआत कर दी है। आने वाले 10 सालों में इस योजना को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। चेरी वृक्ष लगाने का खास मकसद फुकुशिमा में आई न्यूक्लियर आपदा जैसी घटना दोबारा न हो और यहाँ से निर्वासित हुए लोगों को फिर से वापस बुलाना है। परियोजना अधिकारी के मुताबिक अगले 30 साल में यहाँ से निर्वासित हुए लोग वापस आ जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि चेरी के वृक्ष से सुनामी जैसे आपदा के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नए पोप के विधिवत प्रतिष्ठापन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। सेंट पीटर्स स्क्वायर के चारों ओर लकड़ी के बाड़ लगाए गए हैं। इस अनमोल घड़ी का गवाह बनने के लिए दुनिया भर से लोग वेटिंगन पहुंच रहे हैं। दुनिया भर से आए 130 प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था अभी से चाक चौबंद कर दी गई है। इस प्रतिनिधि मंडल में कई राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां भी शामिल हैं। इनमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मैक्सिको, कोस्टारिका, पराग्वे के राष्ट्रपति शामिल हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बिडेन के भी समारोह में उपस्थित रहने की संभावना है। स्कॉटलैंड के अबर्डन में स्थित जॉन एपिस्कोपल चर्च ने सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम की है। चर्च ने अपने परिसर में मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने की अनुमति दी है। ये अनुमति किसी एक वक्त के लिए नहीं बल्कि 5 वक्त के लिए दी गई है, वो भी बगैर किसी समझौता और राजनीतिक दबाव के। इसकी वजह यह है कि चर्च के पास स्थित मस्जिद में लोगों के हिसाब से जगह कम पड़ रही है, लिहाजा लोगों को धूप और बरसात में मस्जिद परिसर से बाहर खड़ा होना पड़ता था। इसे देखते हुए चर्च ने अपने परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति दी है। गरीबी और भुखमरी हटाने के लिए चीन के प्रयास की संयुक्त राष्ट्र ने सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत गरीबी और भुखमरी हटाने के लिए 2015 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे चीन ने तय समय से पहले ही हासिल कर दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के उप महासचिव वू होंगबो ने कहा है कि चीन ने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में बेहतरीन प्रयास किया है। कई देशों में ये लक्ष्य को हासिल किया जाना अभी बाकी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी समाप्त हो गई है। 5 दिनों तक चली इस प्रदर्शनी में सोने, हीरे और रत्नों से बने विभिन्न तरह के आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के आभूषण डिजाइनरों के अलावा दूसरे मुल्क के डिजाइनरों ने भी अपने आभूषणों को लोगों के सामने रखा। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे कपोत आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए सर से साइड में रखेंगे, अर्थात दोनों हाथ कंधों की स्थिति में आ जाएं। ऐसा करें। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रखें,
आप धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर उठाएं 90 डिग्री कोण पे और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दाहिने हाथ की हथेली की तरफ पैर के पंजे को ले जाएं और जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखें, अर्थात गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखें और जब पैरों को वापस लेकर आएं तो पहले पूरा ऊपर की तरफ और फिर वापस नीचे की तरफ लेकर जाएं। कपोतासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए कमर के पीछे की तरफ ले जाएंगे एक पैर को, अर्थात एड़ियों का रुख नितंब की तरफ रहे और दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को जंघा के मूल में रखेंगे, अर्थात एक पैर मुड़ा हुआ और एक पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे बैक बेंडिंग करेंगे, अर्थात श्वास लेते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। पीछे जो पैर है वो बिल्कुल सीधा रखते हुए पूरा ऊपर देखेंगे। फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, अपने चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आगे की तरफ आते हुए हल्का सा विश्राम कर लें। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं एक पैर को और दूसरे पैर की एड़ी को जंघा के मूल में रखें, थाइस के बेस में रखें और पैर के पंजे को, जो पीछे वाला पैर है उसके पैर के पंजे को स्लांट रखते हुए धीरे धीरे बैक बेंडिंग करेंगे। पूरा ऊपर देखें, कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें और ध्यान रखें चेहरे की मांसपेशियों पर बिल्कुल तनाव नहीं आने दें। सांस निकालते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करें। एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैर सामने खोलें, इस तरह से एक पैर को घुटने से मोड़ लें, एड़ी को जंघा के मूल में लगाते हुए दूसरे पैर को पीछे से बिल्कुल सीधा रखेंगे और अधिकतम बैक थाई से स्ट्रेचिंग करते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करें। अपने चेस्ट को हल्का सा एक्सपेंड करते हुए पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर ले जाते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे, आंखें खुली हुई, और कोशिश करें फाइनल पोजीशन में श्वास को रोक कर रखें बाहर की तरफ। रिलैक्स, विश्राम। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए विश्राम कर लेंगे। मेरुदंड के लिए बेहद उपयोगी है, अर्थात मेरुदंड का लचीलापन इस आसन से बनता है और बैक थाइस की अधिकतम स्ट्रेचिंग होती है, अर्थात लोअर बैक पे एक्स्ट्रा फैट, कमर पे एक्स्ट्रा फैट, नितंब या जंघा पर जिनके एक्स्ट्रा फैट रहता है उनके लिए बेहद उपयोगी है ये आसन का अभ्यास, कपोत आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, जिनको भी घुटनों में दर्द हुए जबरदस्ती इस तरह से पैरों को मोड़कर इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, योगासन करते समय में श्वास का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो हमें श्वास नासिका से लेना और नासिका से ही छोड़ना चाहिए। और जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन अर्थात आगे की तरफ झुकने वाले जो आसन है उसमें हमें श्वास को बाहर निकालना होता है, और जितने भी बैक बेंडिंग वाले आसन है अर्थात पीछे की ओर झुकने वाले जो आसन है उनमें हमें श्वास को भीतर की ओर लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे योग की एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा ठोस खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता।
सुप्रभात। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में। पंतनगर